नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास का, इसका चैप्टर जो दूसरा जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, ठीक है। तो इस चैप्टर का मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। यदि आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर तीनों वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है पार्ट 4 होने वाला है, और इस वीडियो में जो है हमारे चैप्टर जो राजा, किसान और नगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है भूमिदान और नए ग्राम संभ्रांत ग्रामीण। देखो, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण, देखो इसमें आप पढ़ोगे कि जो भूमिदान है और जो संभ्रांत, जो समृद्ध व्यक्ति थे गांव के, उनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। देखो, पूरा चैप्टर ही है राजा, किसान और नगर। कभी आपको राजा के बारे में पढ़ना पड़ता है, कभी आपको किसान के बारे में, और कभी आपको नगर के बारे में। इन्हीं तीनों जो मेन किरदार है, इनके बीच में जो आपको पूरा चैप्टर चलता है, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको 3 वीडियो जो प्रोवाइड करवाया है, तो प्लीज आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जो 3 वीडियो में आप कराया है, तीनों वीडियो को देख ले ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, ठीक है। मैं आपके लिए कहता हूँ ताकि आपको समझ में आए चैप्टर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। तो इस टॉपिक में बच्चों हम यही पढ़ेंगे कि भूमिदान यानी जो भूमिदान लोग करते थे वो कैसे करते थे, कब करते थे और किसको करते थे, ठीक है। देखिए, भूमिदान अधिकतर ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे। भूमिदान की बात करते हो, भूमिदान जो है अधिकतर देखा गया कि जो ब्राह्मण होते हैं या फिर जो धार्मिक संस्थाएं होते हैं उनको दिया जाता था भूमिदान, ठीक है। ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिले। देखो, ईसवी जो है ना हमारा, जब ईसवी शुरू होता है तो उसके आरंभिक शताब्दी से हमें भूमिदान के जो प्रमाण यानी साक्ष्य मिल जाते हैं इतिहासकारों को, ठीक है। कई अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। देखो, कुछ अभिलेख थे उनमें जो हमें भूमिदान के बारे में पता चलता है। अभिलेख के बारे में आपको ना पता तो मैं आपको बता दिया था मैंने पार्ट 2 के वीडियो में कि देखो, अभिलेख वो होता है जो पत्थर, धातु है, किसी कठोर सतह पे जो है खुदे हुए जो लेख मिलते हैं ना, उसको हम अभिलेख कहते हैं। जैसे मान लो एक ही पत्थर है, इस पर खुदाई करा के जो लेख लिखा जाता है ना, उसको हम कहते हैं बच्चों अभिलेख। समझ गए आप, ठीक है। तो बहुत सारे अभिलेखों में जो है भूमिदान का उल्लेख मिलता है, ठीक है। भूमिदान जो है उसका उल्लेख मिलता है बहुत सारे अभिलेखों के अंदर, ठीक है। कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखवाए गए थे। कुछ अभिलेखों की बात करें तो वो अभिलेख जो है बच्चों वो पत्थरों के ऊपर लिखवाए गए थे। अधिकतर भूमिदान का उल्लेख जो है वो ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण मिला है। ताम्र पत्रों की बात करें तो तांबे के जो बर्तन होते हैं, तांबे के जो पत्र होते हैं, उस पर जो है अधिकतर जो भूमिदान है उनका उल्लेख मिला। देखो, भूमिदान का उल्लेख क्या मिलेगा, देखो जैसे मान लो किसी राजा ने या किसी व्यक्ति ने जो है कि कोई भूमि दान कर दी, ठीक है, तो उस राजे का नाम मिल जाएगा, भूमि उस अभिलेख के ऊपर लिखा हुआ कि हाँ इस राजा ने नाम की, ठीक है। अब मैं आपको क्या और बताऊं, देखो आप सोच रहे होगे, देखो अभिलेख पे लोग क्यों लिखवाते थे। देखो, अभिलेख पे लोग इसलिए लिखवाते थे क्योंकि उस समय तो इतनी विकास थी नहीं, उस समय कॉपी पेन तो था नहीं, तो उस समय जो है अभिलेख के माध्यम से ही जो है सभी जानकारी को सुरक्षित रखा जाता था। समझ गए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में थे। देखो, जो शुरू के अभिलेख कुछ मिले थे इतिहासकारों को, उनकी भाषा की बात करें तो हम संस्कृत भाषा में वो अभिलेख थे। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेख संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषाओं में भी मिले हैं। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद की हम बात करें तो जो अभिलेख है ना वो हमारा संस्कृत, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी मिल गए हैं, ठीक है। धीरे धीरे सभी भाषा में अभिलेख मिलने शुरू हो गए थे। उदाहरण की बच्चों हम बात करें तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ। देखो इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ पे एक बात ये की जा रही है कि देखो, भूमिदान जो है ना, भूमि के ऊपर जो है पहले माना जाता था कि उस समय में जो पुरुष है ना उसका अधिकार होता था। लेकिन एक अपवाद यहाँ पे ये है कि एक महिला जो है, एक रानी है जिसका नाम है प्रभावती गुप्त, उनका जो अधिकार है वो भी जो है कहीं ना कहीं भूमि के ऊपर था। तो मैं आपको उदाहरण में समझाता हूँ। देखो, गुप्त शासक के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वह दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था, ठीक है। दक्कन नाम का एक जगह, वहां पे वाकाटक परिवार है, उसमें जो प्रभावती गुप्त का शादी हुआ था, विवाह हुआ था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं था। देखो, संस्कृत के जो धर्मशास्त्र मिले उनके अनुसार क्या था कि जो महिला है ना उनको भूमि का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ महिलाएं जो है उनको भूमि का अधिकार था, ठीक है, वो आगे हम समझते। देखो, लेकिन अभिलेख से जानकारी मिली है कि प्रभावती गुप्त भी भूमि की मालकिन थी। आपने से पहले पढ़ा
जो प्रभावती गुप्त थी वो भी जो हमारी भूमि की जो मालकिन थी। यहाँ पे क्या कहा गया कि महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं है, फिर भी जो है प्रभावती गुप्त जो है वो भूमि की एक मालकिन थी और प्रभावती ने भूमिदान भी किया था। और लोग कहते थे कि जो है भूमिदान है जो है वो पुरुष ही करेगा और भूमि का पर जो अधिकार है वो पुरुष का होगा। लेकिन जो यहाँ पे एक अपवाद है कि जो महिला है प्रभावती गुप्त, इन्होंने भी जो है भूमिदान किया था। अब देखो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये महिला के इन्होंने किस लिए किया था। तो देखो इसके पीछे इतिहासकारों ने दो अनुमान लगाया है कि जो है इन महिला को छूट क्यों मिला था। ठीक है, देखो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद इसलिए कि वह एक रानी थी, कुछ इसलिए कहते हैं कि वो एक रानी थी क्योंकि वो सामान्य नारी थी नहीं, वो एक रानी थी। ठीक है, इसलिए उनको जो है कुछ विशेष अधिकार मिल गया होगा भूमि को रखने का। ठीक है, और ऐसा इसलिए भी संभव हो सकता है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अब जो है ना कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो है दूसरा इतिहासकार जो कहते हैं कि जो धर्मशास्त्र होता है ना उसको जो कहीं ना कहीं हर जगह है समान रूप से लागू नहीं किया था। आप इसके बाद जो तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ोगे उसमें एक क्षत्रिय आएगा, उसमें लिखा रहता था कि क्षत्रिय ही राजा बनते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा क्षत्रिय राजा नहीं बनते थे, आप आगे पढ़ो। लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जिस प्रकार आज के समय में, वर्तमान समय की बात करो 2023 में, जो सरकार मान लो कोई नियम लागू करती है तो क्या उस नियम का पालन सभी लोग करते हैं? तो कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते भी हैं। तो मतलब 100% हम नहीं कह सकते कि सभी लोग पालन करते हैं, कुछ लोग नियम का पालन करते भी, कुछ लोग नहीं भी करते। तो पहले जमाने में भी ऐसा ही था, पहले भी जो है जो नियम था कि वो भूमि का अधिकार जो है वो सिर्फ पुरुष को होगा, तो कुछ लोग जो है इसका अपवाद भी थे, महिला को भी अधिकार कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रीजन। आगे बढ़ते हैं। देखो भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों से मिले। जो भूमिदान है ना उसके अभिलेख जो है ना वो देश के कई हिस्सों से मिले हैं। देखो भूमिदान का मतलब ही होता है भूमि को दान में देना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी भूमि को दान में देता है तो उसको हम भूमिदान कहते हैं। ठीक है, और भूमिदान के जो अभिलेख है ना वो देश के बहुत सारे हिस्सों में मिले। मतलब आप समझ सकते हो कि देश में हर एक जगह पर जो है ना भूमि का दान किया जाता था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भूमि दान में दी गई है। अलग अलग जो क्षेत्र है, मान लो कोई बड़ा क्षेत्र है तो वहां पे बड़ी भूमि मिल गई, कोई छोटा क्षेत्र है तो वहां छोटी भूमि मिल गई। मतलब अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग भूमि दान की गई थी। कुछ स्थानों पर बहुत छोटी भूमि दान में दी गई थी, कुछ स्थान ऐसे थे जहां पर जो है बहुत ही ज्यादा छोटी भूमि दान में दी गई थी, तो कुछ स्थानों में बहुत बड़ी भूमि दान में दी गई थी। अब कुछ स्थान ऐसे जहां पे जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी भूमि दान में दी गई थी। मतलब अलग अलग है, कहीं पे बड़ी भूमि दे रहे हैं, कहीं छोटी भूमि दे रहे हैं, अलग अलग है सब जगह। दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिला। देखो जो दान को प्राप्त करते हैं, जिनको भूमि मिलती है, तो उनमें भी परिवर्तन था। कैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। देखो जैसे मान लीजिए आप कि कोई क्षेत्र है, मान लो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी के समय मान सकते हो आप उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आप एक मान लो बिहार। ठीक है, बिहार। तो मान लो उत्तर प्रदेश में किसी को भूमि दान में मिली और बिहार में किसी को भूमि दान में मिली, तो क्या दोनों में एक समान रूल था? नहीं। मतलब जहां वहां के राजा थे, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के जो राजा हैं, बिहार के जो राजा, मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ, अभी तो राजा नहीं है, अभी तो जो शासन लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो उदाहरण के माध्यम से। मान लो उत्तर प्रदेश के जो राजा है उनका रूल अलग है, तो वहां पे भूमिदान प्राप्त करने का अलग जो है परिवर्तन आएगा। ठीक है, मतलब लोगों में जो है ना परिवर्तन था, समाज में समानता नहीं थी, सब जगह परिवर्तन था, यह भी समझ सकते हो। अब देखो इतिहासकार जो है ना उनको भी जो है ना भूमिदान को लेकर के जो है कुछ विवाद है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक भूमिदान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते थे। कुछ इतिहासकार बोलते हैं ना कि जो शासक है ना, जो राजा है, वो भूमि को दान क्यों करेंगे? आप भी सोचो कि किसी राजा के पास इतनी सारी भूमि है तो भूमि का दान क्यों करेगा? तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो राजा है ना वो कहीं ना कहीं कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए, खेती को जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो है भूमि को दान करते थे। और जो दूसरे किस्म के इतिहासकार वो क्या कहते हैं, देखो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमिदान एक संकेत है। अब कुछ इतिहासकार जो है भूमिदान को एक संकेत मानते हैं। कैसे? तो देखो राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्बल होने का राजा जो है समर्थन जुटाने के लिए भूमिदान करते थे। देखो कुछ तो इतिहासकार कहते हैं कि जो राजा है ना वो जो है कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए भूमिदान करते थे, और कुछ कहते हैं कि भूमिदान एक संकेत है। मतलब राजा, मान लो राजा की जो है स्थिति जो है खराब हो गई, तो राजा क्या करते थे, अपने जो है नगर में जो है जो गांव है उनका, वहां पे जो है भूमि को बांट देते थे फ्री में कि लोग खेती करो। और जो है इसलिए बांटते थे क्योंकि जो है जनता जो है राजा से खुश रहे और जनता और राजा के बीच जो समर्थन वो बना रहे। ठीक है, तो इसलिए बांट देते थे। आगे समझते हैं, अपना टॉपिक है नए नगर।
ठीक है, अब नए नए नगरों का उदय हुआ, उसके बारे में समझते हैं क्या क्या है। देखो, अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। देखो, अधिकांश जो नगर थे ना, वो महाजनपदों की एक राजधानियां होती थी। ज्यादातर जो नगर है वो संचार मार्ग के किनारे बसे थे। ज्यादातर जो आप नगर देखोगे वो संचार मार्ग के किनारे बसे। संचार मार्ग यानी जहां पर जो व्यापार जो है आसान तरीके से हो सके, सामान को लाना और सामान को ले जाना जो है बहुत ही ईजी तरीके से हो पाए। बात करें, देखो, पाटलिपुत्र जिसे हम आज के समय में पटना कहते हैं, ये नदी किनारे बसा हुआ था, तो इससे भी जो है नदी के द्वारा जो है जहाजों के द्वारा सामान लाना आसान हो गया था। उज्जैन की बात करें तो ये भूतल मार्ग के किनारे था, मतलब किनारे में था, तो यहाँ से जो है आराम से सामान ले जाते थे। ठीक है, पुहार की बात करें तो समुद्र तट के किनारे था, इससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया। और मथुरा की बात करें तो ये व्यावसायिक केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है और राजनीतिक केंद्र का भी केंद्र है। ठीक है, राजनीतिक गतिविधि का भी केंद्र है। तो ये कुछ नए नगर थे जिनके बारे में आपको समझना था। अब बात करते हैं हम नगरीय जनसंख्या। देखो, ये पूरा चैप्टर ना नगर, राजा और किसान के ऊपर ही डिपेंड है। मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में बिल्कुल विस्तार से इसका जो है एक्सप्लेनेशन बताया था। अब आता है बच्चों हमारा टॉपिक, देख सकते हो आप, नगरीय जनसंख्या। नगरीय यानी नगर, जनसंख्या यानी लोगों की संख्या। नगर में जो लोग रहते थे उनके बारे में आप पढ़ोगे। देखो, नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, आप सभी को पता है। चाहे आज की बात करो, 1 लाख साल पहले की बात करो, कभी की बात करो, विभिन्नता जो है समाज में आज भी आपको देखने को मिलेगी और आज से लाखों साल पहले भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नगरों में जो है ना विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। ठीक है, शासक जो है वो किलेबंद नगरों में रहते थे। शासक जो है सेफ्टी के लिए जो है अपने किलेबंद नगर में रहते थे। इन क्षेत्रों में कई पुरा अवशेष प्राप्त हुए। देखो, पुरा अवशेष का मतलब होता है, पुरा मतलब प्राचीन, अवशेष मतलब अवशेष, ऐसा अवशेष जो प्राचीन हो। ठीक है, जैसे मिट्टी के कटोरे पुराने अवशेष हो गए, हमारी थालियां जिन पर चमकदार चलई, जो कलई है वो चढ़ी हुई थी, थाली के ऊपर जो है चमकदार कलई चढ़ाते हैं जिससे जो उसकी चमक आती है। तथा सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी का दांत और शीशे और अलग अलग पदार्थ के बने उपकरण और बर्तन आदि जो है वो पूरा अवशेष जो है इतिहासकारों को मिलते हैं। आगे समझिए बच्चों, दूसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते कई नगरों से दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए। देखो, अभिलेख मैंने आपको पार्ट 2 में बिल्कुल विस्तार से बताया, एक बार आपको और बता देता हूं। देखो, कोई कठोर सतह है, जैसे मान लो एक कठोर सतह है, एक दीवार है, इस पर जब आप खुदाई करके अपना कुछ भी अभिलेख लेख लिखते हो ना, उस लेख को हम कहते हैं अभिलेख। ठीक है, तो आज से 2000 साल 5000 साल पहले जो है कॉपी और पेन तो था नहीं, तो लोग जो है इसी तरह से जो है अपने सूचनाओं को एकत्रित करते थे, लिखते थे और दूसरों तक पहुंचाते थे। तो जो दूसरी शताब्दी ईस्वी है ना, इसमें आते आते जो है नगरों में जो दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए। दानात्मक मतलब ऐसा अभिलेख जिसमें दान के बारे में बताया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ए नाम का है, उसने दान दिया किसी किसान को 100 गज भूमि। ठीक है, तो उस जो दान देने वाला है ना उसके बारे में लिख देते थे कि व्यक्ति का नाम ये रहा, व्यक्ति का पद ये रहा, ये सब लिख देते थे, जिससे जो है व्यक्ति का कहने की प्रशंसा होता था। इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम तथा व्यवसाय भी लिखा था। ठीक है, जो अभिलेख मिले ना दानात्मक, देखो दानात्मक का मतलब ये है कि दान देने वाला अभिलेख। तो देखो, ये जो अभिलेख मिले ना, इसमें जो दान दे रहा है उसका नाम और उसका पद भी लिखा हुआ था या उसका व्यवसाय भी लिखा हुआ था। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, कुमार, स्वर्णकार, अधिकार, धर्मगुरु और जो है आपका व्यापारी और राजाओं के द्वारा विवरण लिखे जाते हैं। श्रेणी का भी उल्लेख मिला है। श्रेणी का उल्लेख मिला। श्रेणी क्या होता है समझिए आप। श्रेणी व्यवसाय के संघ को कहा जाता है। मान लो कोई व्यापारी है, उनके संघ को जो है एक श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो एक ग्रुप का व्यापारी है, पूरा व्यापार करता है। ठीक है, ये व्यापारी जो है ये व्यापारी लोग जो है कच्चे माल को खरीद कर उनसे सामान बनाकर बाजार में बेचते थे। ये जो व्यापारी है ना, वो कच्चे माल को खरीदते थे और उनसे जो है सामान बनाते थे और बाजार में बेच देते थे। ये व्यापारी का काम था। ठीक है, अब देखो आपका टॉपिक आता है बच्चों उप महाद्वीप और उसके आगे का व्यापार। ठीक है, उससे बाहर का व्यापार। तो देखो उसमें क्या है ना, आप ये पढ़ोगे जो भारत आप जैसे तो यहाँ पे हमारा इंडिया आपको दिख जाएगा, तो भारत के इधर इस साइड में व्यापार होता था। ठीक है, किस प्रकार से व्यापार होता था और किस किस के साथ व्यापार होता था वो समझते हैं। देखो भारत का व्यापार प्राचीन काल से ही बाहर से होता है, ऐसी तो कोई नई बात नहीं है। भारत का व्यापार देखोगे आज भी जो है बाहर से देशों से हो रहा है, और पहले भी जो है भारत का व्यापार जो है बाहरी देशों से होता था। ये तो प्राचीन काल से ही हो रहा है। ठीक है, हमें हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे प्रमाण मिले। आपने देखा था हड़प्पा सभ्यता में जो है दूर दूर से जो है व्यापार होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में जल मार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया था। देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है उपमहाद्वीप आप देखो उसमें जल मार्ग और भूमार्ग का जो है जाल बिछ गया, जिससे जो है
आवागमन जो है वो आसान हो गया था। भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया तथा उससे आगे का भी व्यापार होता था। जो भूमि मार्ग है ना, उसके जरिए जो है मध्य एशिया में और उसके आगे भी व्यापार होता था। आगे समझते हैं। समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक जाना आसान था। मैं आपको मैप में समझाऊं, देखो ये अरब सागर है आपका, इस तरफ अरब सागर, तो इस तरफ जो है ना उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस साइड से जो है उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक जो है जाना आसान था। ठीक है, मैप में देख सकते हो, यहाँ से जो है आसानी से आप जा सकते हो इस तरफ। ठीक है, अब बात करें हम आगे। बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाना आसान था। देखो इस तरफ आपको बंगाली खाड़ी दिखेगी, यहाँ से जो आप चीन की तरफ भी जा सकते हो, दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ भी जा सकते हो आसानी तरीके से। ठीक है, मैप में आपको समझा दिया आसान से। देखो, शासक इन मार्गों पर नियंत्रण करके व्यापारियों से सुरक्षा के बदले धन लेते थे। अब देखो, शासक होते थे ना राजा, वो क्या करते थे, वो इन मार्गों का नियंत्रण करते थे, इन मार्गों की देखरेख करते थे और जो है सुरक्षा प्रदान करते थे, और सुरक्षा देने के बदले जो है वो लोगों से धन यानी टैक्स की वसूली करते थे। देख सकते हो आप मैप में पूरा। आगे बढ़ते हैं। इन मार्गों पर जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, देखो ये जो मार्ग है ना, ये जो मार्ग है ना, इस मार्ग पर जो जाने वाले पैदल फेरी व्यापारी थे, बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी पर जो जाने वाले व्यापारी भी शामिल थे इसमें। समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक था लेकिन लाभदायक भी था। आपको पता है समुद्री मार्ग है वो खतरनाक तो है लेकिन बच्चों, लेकिन वो लाभदायक भी है। वहां से जो कम खर्च में व्यक्ति जो है कहीं भी पहुंच सकता है, सामान को पहुंचा सकता है। आज देखो आपको मैं बताता हूँ, देखो व्यापारी जो होते हैं ना, जो सेठ लोग होते हैं, उनके लिए जो है ना एक शब्द का प्रयोग किया जाता था अलग अलग भाषा में, वो समझते हैं। देखो आजकल क्या है कि देखो हम व्यापारी क्या बोल लेते हैं, सेठ जी बोल लेते हैं, लाला जी बोल लेते हैं, दुकानदार बोल लेते हैं। ठीक है, आजकल हम ये बोलते हैं, लेकिन देखो तमिल भाषा में जो है व्यापारी लोग क्या बोलते थे, मस्तुवन। मस्तुवन जो है ये तमिल भाषा में व्यापारी लोगों को कहते थे, और प्राकृतिक भाषा में जो है सतवाह जो है व्यापारी लोगों को कहते थे। इन नामों से प्रसिद्ध व्यापारी बहुत, इन नामों से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत धनी होते थे। ये जो नाम है ना तमिल भाषा और प्राकृतिक भाषा में, ये जो व्यापारी थे बहुत ज्यादा सफल और बहुत ज्यादा धनी व्यापारी होते थे। आगे समझते हैं। ये व्यापारी नमक, कपड़ा, अनाज, धातु से बनी चीज, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य में काफी मिर्च और मसाले और कपड़े, जड़ी बूटियों को भारी मांग थी। रोमन जो साम्राज्य है उसमें जो है ना मिर्च की, मसाले की और कपड़े और जड़ी बूटी की बहुत ज्यादा मांग बढ़ी हुई थी। इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था। देखो अरब सागर जो आपके इस साइड में है, यहाँ से जो है रोमन साम्राज्य की तरफ जो है आसानी से जो है कपड़े को, अनाज को, मिर्च को, मसाले को जो है जड़ी बूटी को आसानी से पहुंचा सकते थे। अब आता है बच्चों आपका अगला टॉपिक, सिक्के और राजा। देखो सिक्के है और राजा, देखो ये टॉपिक में आप क्या समझोगे, आप पहले चित्र देखो। ये आपके एनसीईआरटी बुक का है, ये आपके सिक्के हैं, इसके ऊपर जो है ये पूरा डिजाइन बना रखा है, इसको आहत सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर जो है आहत करके, जो चोट कर करके जो है इसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं, ये देख सकते हो आप। तो सिक्के और राजा, यानी राजा जो है उन्होंने सिक्के जारी करवाए। क्यों करवाए, तो व्यापार को सुगम बनाने के लिए, व्यापार को आसान बनाने के लिए। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में। देखो व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, व्यापार के लिए जो है सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफी हद तक आसान हो गया। सिक्के का जो प्रयोग है उससे व्यापार बहुत आसान हो गया। जैसे मान लो आज से कुछ समय पहले जो क्या होता था कि वस्तु विनिमय चलता था, यानी जैसे मान लो आपको जो है 1 किलो चीनी खरीदना है। ठीक है, 1 किलो चीनी खरीदना है, तो आप जो है दुकानदार को 1 किलो गेहूं दे दोगे, आपको 1 किलो चीनी दे देगा। तो क्या ये वस्तु विनिमय। लेकिन आजकल क्या, आप सीधे पैसे दोगे 40 रुपए, आपको 1 किलो चीनी मिल जाएगा। ठीक है, ये है, तो पैसे से फायदा हो जाता है। ठीक है, यानी कि व्यापार जो कहने के आसान हो जाता है। सबसे पहले बात करें तो चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सबसे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 1 मार्क से पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो है सबसे पहले कौन से सिक्के ढाले गए थे और कब ढाले गए थे। तो आप बता सकते हो चांदी और तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ढाले गए थे। इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। देखो आहत सिक्के क्यों कहते हैं, मैं आपको चित्र में बताता हूँ। देखो ये जो सिक्के ना बच्चों, इसको हम कहते हैं आहत सिक्के, क्योंकि देखो इस पे ना जो सिक्के की जो डिजाइन देख सकते हो आप, इसको जो चोट करके, पीट पीट के, आहत करके जो है इसके ऊपर डिजाइन बनाते थे, इसलिए सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे सिक्के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले। ऐसे बहुत सारे जो सिक्के वो इतिहासकारों को जो है विभिन्न स्थलों पर खुदाई के दौरान मिले हैं। आगे बात करें मुद्रा शास्त्रियों। ठीक है, देखो मुद्रा शास्त्री कौन होते हैं, जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं।
मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन करके इनके वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों का पता लगाया। वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक जो क्षेत्र है उसका पता लगाया कि जो सिक्के हैं कहाँ से कहाँ इनका व्यापार होता था, उसका पता लगाया मुद्रा शास्त्रियों ने। आहर सिक्के पर बने प्रतीकों से पता लगता है कि इन्हें विभिन्न राजाओं द्वारा जारी किया गया था। देखो भारत इतना बड़ा देश था उस समय, तो वहां पे ऐसा माना जाता है इतिहासकार द्वारा कि अलग अलग राज्य में अलग अलग शासन होता था, तो अलग अलग राज्य ने जो है अपना सिक्का अलग अलग जारी करवाया था। लेकिन ऐसा भी संभव है कि धनी लोगों, व्यापारियों, नागरिकों ने भी इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी कराए। लेकिन इतिहासकार को जो एक शक है कि ऐसा भी जो है ना संभव हो सकता है कि जो धनी लोग हैं, जो व्यापारी है, उन्होंने भी सिक्कों को जारी करवाया था। शासक की प्रतिमा और उनके नाम से प्रसिद्ध सबसे पहले सिक्कों को हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। देखो, शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्कों को किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया था। आगे समझते हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए। ये भी 1 मार्क्स में इंपोर्टेंट है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण शासक ने किए थे। कब किए थे? तो पहली शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। ठीक है, उत्तर और मध्य भारत में ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के का प्रयोग जो संभवतः बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता है। आप सभी को पता है सोना बहुत ज्यादा महंगा है, उस समय भी सोना जो है बहुत ज्यादा महंगा होता था। तो सोने का जो प्रयोग है ना, सिक्के का प्रयोग, वो मान लो कोई बहुमूल्य वस्तु है ना, उसको खरीदने के लिए सोने का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे बात करें तो दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन साम्राज्य, ठीक है, दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले। जो रोमन सिक्के है ना, वो दक्षिण भारत में मिले। तो इसका अर्थ क्या है? जो भारत का दक्षिण का हिस्सा है, जो रोमन साम्राज्य को इस तरफ दिखेगा, इतना दूर सिक्के मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि व्यापार दोनों में होता था। आगे बात करते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में भी अयोध्या शासकों द्वारा तांबे के सिक्के जारी किए गए। योद्धा शासक जो थे, उन्होंने जो है पंजाब और हरियाणा में जो है तांबे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में कुछ शासकों द्वारा सोने के भव्य सिक्के जारी किए गए। और गुप्त काल की बात करें तो उसमें जो कुछ शासक ने जो है सोने के भव्य सिक्के जारी किए। इन सिक्कों में सोना जो है उच्च गुणवत्ता का था। सिक्कों में जो सोना का जो प्रयोग किया गया था वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का जो है सोना इसका जो है इसमें इस्तेमाल किया गया था। आगे बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक आपका। प्रश्न आपसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आता है 3 नंबर में। ये देखो, 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? आपने इससे पहले पढ़ा कि सोने के सिक्के इतने ज्यादा जो है मिलते थे, लेकिन अब सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? क्या रीजन था वो समझते हैं। देखो, कुछ इतिहासकार का मानना है कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के कारण व्यापार में कमी आई। रोमन साम्राज्य का जब पतन हो गया तो व्यापार में कमी आई, इससे सिक्कों में भी कमी आ गई। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं। अन्य इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार और नए तंत्रों का उदय हो गया, जिससे भी जो है सिक्कों में कमी आ गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारी आर्थिक संकट आया होगा और जिससे सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। ठीक है, कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि कोई भारी आर्थिक संकट आया होगा और इससे सोने के सिक्के मिलने कम हो गए होंगे। आगे बात करते हैं हम अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। देखो, आप अभिलेख देख सकते हो, ये पत्थर कोई कठोर सतह है, इस पर एक खुदाई करके लिखा गया है। आप इसको पढ़ नहीं सकते, प्राचीन लिपि है, ये आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसको समझते हैं। जो अभिलेख है ना, ये अभिलेख का अर्थ कैसे निकालते हैं? आप सोचोगे इसका अर्थ कैसे निकाल जाता है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं? आप पढ़ पा रहे हो क्या? नहीं पढ़ पा रहे हो तो लोग कैसे पढ़ लेते हैं इनको? देखो, अभिलेखों का अर्थ निकालने के लिए विद्वान जो है वो विभिन्न लिपियों का अध्ययन करते थे। देखो, किसी भी भाषा की जो मेन चीज होती है ना, वो क्या होती है बच्चों? तो वो उसकी होती है लिपि। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो आप कहोगे हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी लिपि क्या है? तो लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, यानी किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए आपको लिपि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पहले जो इतिहास का लिपि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और प्राचीन लिपियों का आधुनिक लिपियों से मिलान करते हैं। जो प्राचीन लिपि है ना, उनका आधुनिक लिपि से मिलान करते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे समझते हैं। देखो, इसी प्रकार जो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया गया। भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, इनमें प्रयुक्त सभी भाषाओं में लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, जितनी भी भारत में भाषाएं बोली जाती है, उनमें से जो लिपि जो है ना, लिपियों का जो मूल है वो ब्राह्मी लिपि ही माना जाता है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वह अधिकतर ब्राह्मी लिपि में था। अशोक जो है, आपको पता है, मौर्य साम्राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, तो अशोक के जो अभिलेख है वो ज्यादातर जो है ब्राह्मी लिपि में मिले थे। 18वीं सदी में यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता लेकर आज के समय की बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इनके अक्षर प्राचीन अक्षरों से तुलना की। ठीक है, इनके जो अक्षर थे, इनके अक्षरों का जो है प्राचीन अक्षरों से तुलना की।
तो इस प्रकार से जो कुछ अध्ययन करते हैं, आपके सामने चित्र देख सकते हो, ये आपकी है देवनागरी लिपि, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक की कटिंग है, देख सकते हो। ये देवनागरी लिपि में का, च, ढ, द, म, र ये लिखा हुआ है। लेकिन ये आपकी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि प्राचीन लिपि है, इसमें देखो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो लिपि होती है मतलब जिसमें शब्द लिखा जाता है, ठीक है। आगे समझते देखो, अभिलेख का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया है कि ये संस्कृत में लिखे गए थे, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो ये संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन ये असली में प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। फिर भी कई दशकों की मेहनत के बाद जेम्स प्रिंसप ने अशोक के काल की ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेखों का अर्थ 1838 में निकाल लिया। आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था कि एक टॉपिक था आपका प्रिंसप और पियदर्सी, यानी जेम्स प्रिंसप ने जो है 1830 के दशक में, सही डेट बताऊं तो 1838 में जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। और अशोक के जो अभिलेख मिले थे वो भी इसी लिपि के थे, और अधिकतर अभिलेखों पर लिखा गया था पियदर्सी यानी सुंदर मुख आकृति वाला राजा, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिलेखों का अर्थ निकालते थे। देखो आप समझते हैं हम अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है। देखो अशोक की उपाधि की बात करें, यानी अशोक को जो है हम किन किन नामों से जानते हैं, अभिलेखों में जो है अशोक का जो अभिलेख मिले उनमें अशोक के बारे में क्या क्या बताया गया। देखो देवाना प्रिय लिखा हुआ मिला अशोक के बारे में कि देवताओं का प्रिय, पियदर्शी यानी देखने में सुंदर या मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी जैसा राजा जो बहुत ज्यादा सुंदर हो। आगे बात करते हैं हम खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। आपने पढ़ा ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ते देखो। खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख पश्चिमोत्तर से मिले। जो खरोष्टी लिपि है ना उसमें जो लिखे गए अभिलेख है ना वो पश्चिमोत्तर से मिले हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में हिंद यूनानी शासकों का शासन था। जो हिंद यूनानी शासक थे उनको शासन था। इन शासकों ने सिक्कों में अपने यूनानी और खरोष्टी लिपि लिखवाए थे। जो शासक है उन सिक्कों में जो अपने यूनानी और खरोष्टी लिपि को लिखवाए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया और इनका अर्थ निकालने का प्रयास किया। अब आता है बच्चों आपका लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का। इसके बाद आपका जो पूरा कंप्लीट चैप्टर दूसरा समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अभिलेख साक्ष्य सीमा, यानी जो अभिलेख एक साक्ष्य उसकी सीमा, उसकी लिमिट है, ठीक है। अभिलेख की कुछ कमी है उसको समझना है हमें, ठीक है। देखो क्या होता है ना, अभिलेख से पूरी जानकारी नहीं मिलती। मान लो कोई अभिलेख नष्ट हो गया, कोई टूट गया, किसी में अच्छे से लिखा नहीं है, तो वो समझते क्या कमी मिलती है अभिलेखों में, इतिहासकारों को वो समझते हैं। देखो अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, जो अक्षर है उसका हल्के ढंग से लिखना। मान लो कोई अभिलेख है उस पर हल्का हल्का लिखा गया तो इतिहास का समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ये कमी थी। अभिलेखों का नष्ट हो जाना, मान लो कोई एक बड़ा अभिलेख है, आधा टूट गया आधा मिला तो उससे पता नहीं चल सकता, ये भी एक कमी थी। अभिलेखों पर अक्षर लुप्त होना, कुछ अभिलेख सुरक्षित नहीं बचे, ठीक है। अभिलेख जो था उस पर अक्षर का लुप्त होना, और कुछ जो अभिलेख थे वो सुरक्षित ही नहीं बचे, ठीक है। अभिलेख के शब्दों का वास्तविक अर्थ पूरी जानकारी न होना, ठीक है। अभिलेख के जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ जो है पूरी जानकारी ना होना। अभिलेखों में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानकारी ना होना। अभिलेख जो लिखवाते थे वो राजा अपने बारे में लिखवाते थे, रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, यानी आम जनता के बारे में अभिलेख में कुछ भी नहीं मिलता था। अभिलेखों से उनके विचार व्यक्त होते हैं जो इनको बनवाते हैं। अब राजा अभिलेख बनवाते थे तो उनके विचार ही व्यक्त होते थे, आम जनता के बारे में कुछ जानने को नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।